हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। आज हम इस वीडियो में अपने एक और पीएमएस मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो मैं रन करता हूँ उसका एक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करेंगे। काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो, बड़ा पोर्टफोलियो है ये। लगभग इसमें 22,78,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, जो अभी मार्केट गिरने के साथ गिर के 20,35,000 के आसपास पहुँच गई है। तो ठीक है, मार्केट के सेंटीमेंट्स के साथ अच्छे ख़राब सारे स्टॉक्स गिरते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर हमारा पर्पस लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म में हमें सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करना है। निफ्टी और मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, 500 सारे जितने भी इंडाइसेस है, इन सबको हमें ईयर ऑन ईयर आउट परफॉर्म करना है। हमारा टारगेट एक ही है, तभी हमारा एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी हमारा पोर्टफोलियो में अच्छा एक आरओआई बनेगा। क्योंकि मार्केट तो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है और सारे इंडाइसेस, कोई ना कोई इंडाइस ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रो करता ही है। अगर हमारे पोर्टफोलियो ने हाईएस्ट गेनर इंडेक्स को बीट कर लिया तो हमने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना लिया। 88% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क या सारे जो इंडाइसेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं, उनको आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में। सिर्फ 12% म्यूचुअल फंड ही कर पाते हैं। उसके दो रीज़न है। पहला, उनके एक्सपेंस रेशो हाई होते हैं और हर साल वो कटते हैं। इसके अलावा उसमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। सारे म्यूचुअल फंड 50, 60, 70 कंपनीज़ को ऐड करते हैं और बहुत छोटी छोटी अमाउंट की कैपिटल उसमें डिप्लॉय करते हैं, जिसकी वजह से वो अंडर परफॉर्म करता है। तो बेटर है कि आप पीएमएस की तरफ शिफ्ट करें ताकि आपका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आरओआई बन सके। तो चलिए देखते हैं हम इस पोर्टफोलियो में आज क्या क्या रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अपार इंडस्ट्रीज़ है। पहले मैं आपको बता दूं, अपार इंडस्ट्रीज़ का इस क्वार्टर रिजल्ट में ग्रोथ में डिक्लाइन आया है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, अगर 2 क्वार्टर कंटिन्यू अगर ग्रोथ में डिक्लाइन है, प्रॉफिट लॉस में नहीं गई है कंपनी, अभी भी प्रॉफिट में ही है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ में डिक्लाइन आया है, तो इस वजह से सेंटिमेंटली अब इसमें इन्वेस्टर्स का थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है। ख़त्म नहीं हो गया है, कम हो गया है। तो फ़िलहाल मैं ऐसे होल्ड करूँगा। कंपनी अच्छी है। फ्रेश होल्डिंग नहीं बनानी है, एवरेजिंग भी बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तब तक ठीक है। अगले क्वार्टर तक हम वेट करेंगे। अगर अगले क्वार्टर में भी ग्रोथ में डिक्लाइन आया तो फिर मैं इसको मैन्युअली एग्जिट कर दूंगा। और मैन्युअली मैं एग्जिट इसीलिए कर पाऊँगा, आपको मैं बता दूं, मैं स्टॉप लॉस वगैरह तो बिल्कुल नहीं लगाता हूँ। मैं हमेशा पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ 69,000, 70,000 आप पकड़ लीजिए, राउंड ऑफ उतने की होल्डिंग है। तो 70,000 अगर आप 20 लाख पे 70,000 मतलब कि लगभग 3 सवा 3% के आसपास की मेरी कैपिटल की डिप्लॉयमेंट है। तो मैं मैन्युअली इसे एग्जिट कर लूँगा। कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन साइजिंग मेरी कंट्रोल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1% मेरे कैपिटल का अभी भी इसमें लॉस चल रहा है। तो ठीक है, 1%। अब लोग तो 1% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, मेरा तो इतना गिरने के बाद 50% के आस 40% अपार इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई से गिरा है, पर मेरा कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं चल रहा क्योंकि पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में है। तो फ़िलहाल इसे होल्ड करते हैं। अगली कंपनी है इसमें बजाज होल्डिंग। बजाज होल्डिंग बढ़िया कंपनी, बेस्ट कंपनी है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बड़ा पोर्टफोलियो 20 लाख 22 लाख का पोर्टफोलियो है। तो इसमें मैंने एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाया है। मतलब शॉर्ट टर्म में जो छोटे पोर्टफोलियोज़ होते हैं उनको बैलेंस करना ईजी होता है। थोड़ी सी हाई रिस्क कंपनीज़ भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं, पर बड़े पोर्टफोलियोज़ में हमें एक थोड़ा बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो इसमें मैंने कुछ कंपनीज ऐसी भी रखी है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं, जो अनसर्टेनिटी में पोर्टफोलियो को ज़्यादा गिरने नहीं देती हैं। तो उसमें से एक बजाज होल्डिंग है, तो मैं इसे होल्ड करूँगा। इसमें मैंने अच्छी खासी 1 लाख रुपए की, मतलब लगभग 4.5-5% की इसमें कैपिटल की डिप्लॉयमेंट किया है। बिल्कुल लो रिस्क कंपनी है बजाज की, और इसकी बुक वैल्यू भी कम चलती है। बेस्ट कंपनी, होल्ड करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे पास एक भारती एयरटेल भी है, इसको भी मैं होल्ड करूँगा। मुझे लगता है भारती एयरटेल को रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा आया है इस क्वार्टर, इसको मैं होल्ड करूँगा। शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा ही है भारती एयरटेल। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन है, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे मत कंसिडर कर लेना कि इसको 10 साल लेके भूल गए। उस तरीके का लॉन्ग टर्म नहीं है ये भारती एयरटेल। टेलीकॉम कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। मेरे पास अभी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, 50,000 है, मतलब लगभग 2.5% के आसपास। शॉर्ट टर्म में अच्छा चलेगा और जब तक अच्छा है मैं इसे होल्ड करूँगा। इसके बाद है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में भी मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है और ये सिक्लिकल कंपनी है। सिक्लिकल मतलब इसके आपको पता है कि समर्स में ज़्यादा सेल होती है, विंटर में कम सेल होती है। फ्रिज और एसीज़ वगैरह का काम इसका है, तो सिक्लिकल है। सिक्लिकल कंपनीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दे तो ही बेटर है।
पर कंपनी बढ़िया है, अच्छे मार्जिन्स पे। एसीज़ वगैरह में इसका मार्केट शेयर हाईएस्ट मार्केट शेयर ब्लू स्टार का है, तो मैं इसे होल्ड करूँगा। इसके बाद है सीजी पावर। सीजी पावर को मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेटर कंपनियाँ अभी मिल रही है, तो मुझे सीजी पावर को एग्ज़िट करने में कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं लॉस है प्रॉफ़िट है, पर मुझे इससे बेटर कंपनियाँ अभी मिल रही है, तो मैंने सीजी पावर को एग्ज़िट कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट कोफॉर्ज। कोफॉर्ज आईटी में बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छी है, शॉर्ट टर्म में भी शायद इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बट लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में अच्छा काम है। मुझे आईटी के बिज़नेस वगैरह नहीं समझते, पर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तगड़े हैं, मैं इसे होल्ड करूँगा। ज़्यादा क्वांटिटी अब इसमें मेरे पास लगभग 80,000 है, तो 4% की डिप्लॉयमेंट हो गई है, तो मैं फ्रेश ऐड तो नहीं करने वाला, पर लिया हुआ है तो ठीक है। कम करने का सोच सकता हूँ मैं एक बार, लेकिन फ़िलहाल अच्छा है, तो मैं इसे होल्ड करता हूँ। इसके बाद है कमिंस। कमिंस भी बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं होल्ड करता हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी ये भी नहीं है। इसके बाद है डिक्सॉन। डिक्सॉन हाई रिस्क और हाई रिटर्न कंपनी है, इसमें जितना हो सके कम एक्सपोजर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कंपनी एक तरीके से आप मोनोपोली समझ लीजिए। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो वॉशिंग मशीन या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, मोबाइल्स वगैरह के जो मदरबोर्ड्स वगैरह रहते हैं, उसके बहुत सारी ये जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना, ये कंपनी बड़े बड़े जो डोमिनेंट प्लेयर्स होते हैं रिटेल कंपनीज़, तो उनको ये अपना इंटरनल जो पार्ट्स है वो मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। आपके घर में अगर डिश टीवी लगा होगा, तो आप उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग बाय डिक्सॉन ऐसा लिखा देखोगे। काफ़ी चीज़ों की लिखा रहता है। उनके जो सेटअप बॉक्स रहते हैं वो भी डिक्सॉन बनाती है। और मुझे B2B कंपनियाँ ज़्यादा पसंद है B2C कंपनीज़ से। बिज़नेस टू कंज्यूमर जो होती है उन कंपनीज़ के वैसे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस तो रहता नहीं है, कोई भी ओवरटेक कर लेता है नया प्लेयर आकर के, और उनके मार्केट में जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी ज़्यादा ही चलती है, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू आ जाती है तो लोग उसको प्रीमियम वैल्यूएशन देते हैं। अब डिक्सॉन जो है, अब आप डायरेक्ट कंज्यूमर तो उसे यूज़ नहीं करता है, B2B कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है। अब आपको टाटा स्काई पता है, लेकिन आपको डिक्सॉन नहीं पता है, जबकि टाटा स्काई को डिक्सॉन सेटअप बॉक्स प्रोवाइड करती है। तो मुझे B2B कंपनियाँ ज़्यादा पसंद है, मैं इसे होल्ड करूँगा। हाई रिस्क है तो बेटर है, क्वांटिटी कम ही रहे तो ठीक है। मेरे पास 3-3.25% है, मैं इसे होल्ड करूँगा। ज़्यादा चेंजेस करने की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत लग भी नहीं रही है पोर्टफोलियो में, पर 3 महीने 2 महीने हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा सा रीबैलेंसिंग कर ले तो बेटर है। ऑल्दो मैं सारी अच्छी कंपनीज़ लेकर के रखता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा रीबैलेंसिंग आगे करने की ज़रूरत भी ना पड़े। इसके बाद है डॉक्टर अग्रवाल आए। मैं मेडिकल और जो हॉस्पिटैलिटीज़ हैं इनमें थोड़ा-सा बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में हॉस्पिटैलिटीज़ के जो कंपनीज़ हैं और मेडिकल फ़ार्मा की कंपनीज़ हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी। कोई कॉल नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और मैं इस विज़न से डॉक्टर अग्रवाल आय को लेके रखा है, उसके स्टॉक्स को। हाँ, इसके हॉस्पिटल्स हैं अग्रवाल आई केयर, तो एक तरीके से इसकी हॉस्पिटल चेन है, अलग-अलग मेट्रो सिटीज़ में इसके हॉस्पिटल्स रहते हैं। थोड़ी हाई रिस्क भी है, मैंने क्वांटिटी कम रखी है। हो सकता है कि मैं कुछ अगर इसका रिज़ल्ट वगैरह अच्छा देखूँ, तो मैं इसमें और ज़्यादा और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर भी लूँ। फ़िलहाल मैंने 2% ही रखा है, तो मुझे लगता है 1% और लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एक काम करते हैं, 2 स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 हमने लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर लिए, और मैं मार्केट रेट पे लेता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ₹2 बचाने में। ₹2 बचाने के चक्कर में स्टॉक प्राइस ₹25 ऊपर चला जाता है। मैं लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता हूँ, क्वांटिटी हमेशा कम रहती है। लिमिट ऑर्डर लगाना मुझे पसंद नहीं है। मार्केट में जो रेट मिल रहा है लेना है, अच्छी कंपनी है, लेके रख दीजिए। 3 क्वांटिटी लिया है। अब यहाँ पे देखिए बायर और सेलर के बीच में कितना डिफरेंस है, ये देखिए। बायर बैठा है 4050 पे, सेलर बैठा है 4088 पे, मतलब ऐसे समझिए कि 38 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 38 इंटू 3 क्वांटिटी मैंने अभी लिया, तो ₹100 मैंने ज़्यादा दिए मार्केट रेट में ले करके। तो ठीक है, ₹100 ज़्यादा दिए, उसमें मेरा कुछ ज़्यादा बिगड़ने नहीं वाला है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेता नहीं हूँ, अच्छी कंपनी लेके रखना है। ये ₹30 बचाने के चक्कर में वो कब ₹100 ऊपर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तो मैंने इसे ले लिया, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। एलेंटास बैक बढ़िया कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, और फिर से ये B2B कंपनी है।
वायर्स एंड केबल्स की जो इंसुलिन होती है, मतलब कि जो वायर्स के ऊपर की जो कोटिंग रहती है, वो भी ये कंपनी बनाती है। काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स है इसके, जिनको ये अपना प्रोडक्ट सेल करती है। इंसुलिन, वायर इंसुलिन, और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल में भी है। बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा मेरे पास है नहीं, 3% है, और कंपनी B2B है, अच्छी है, मैं इसे होल्ड करूँगा। इसके बाद है, ऑल्दो ये स्मॉल कैप है तो थोड़ा क्वांटिटी कम ही रहे तो ठीक है। इसके बाद है इज़ाब इंडिया। इज़ाब इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म में कुछ खास परफॉर्म करने वाला मुझे नहीं लगता है पर्सनली, ज़्यादा इसमें परफॉर्मेंस आएगी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया कंपनी है। कंपनी क्या करती है, कंपनी जो आप इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग मशीन्स देखते हो ना, वो बनाती है। तो एक तरीके से ये भी B2B कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो, B2B और B2C दोनों भी हो गई। वेल्डिंग मशीन्स हो गई, एक तरीके से इंजीनियरिंग कंपनी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद है गणेश हाउसिंग। गणेश हाउसिंग की क्लाइंट भी बहुत बढ़िया है, अमेज़ॉन और लिंक्डइन और इस तरीके की जो आप मेट्रो सिटीज़ में जो ऑफिसेज देखते हो, ये बेसिकली रियल इस्टेट कंपनी है, डेवलपर है ये, रियल इस्टेट डेवलपर है। तो जो जो आप बड़े बड़े कंपनीज़ के ऑफिस जो देखते हो, उनके कॉन्ट्रैक्ट गणेश हाउसिंग को मिलती है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि अगर कोई कंपनी को इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी जो कनेक्शंस है वो काफ़ी अच्छे हैं, और रियल इस्टेट बिज़नेस में कनेक्शंस की बहुत वैल्यू होती है, और गणेश हाउसिंग के कनेक्शंस यहाँ पे मुझे अच्छे दिख रहे हैं। रियल इस्टेट में बढ़िया कंपनी है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं। ऑल्दो रियल इस्टेट थोड़ा सिक्लिकल होता है, तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि बिल्कुल मैं इसको गोल्ड नहीं कह सकता, लेकिन अभी की टाइम में मैं इसे बिल्कुल बिंदास होल्ड करूँगा, क्योंकि कनेक्शंस भी इसके अच्छे हैं और क्लाइंट्स भी अच्छे हैं। इसके बाद है GRSC। GRSC जैसे मज़गाँव है वैसी शिपयार्ड वगैरह में काम करती है, कंपनी अच्छी है, मैज़डॉक के इक्विवेलेंट टक्कर में है, मैं इसे होल्ड करूँगा। ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ और ऐड कर लूँ, तो मैं इसमें लगभग 5,000 के क्वांटिटीज़ और ऐड करता हूँ। तो इसमें मैं अब लगभग 4 स्टॉक्स और ले लेता हूँ। ठीक है, 4 स्टॉक्स मैंने ऐड कर लिए। ठीक है, GRSC ऐड हो चुका है। इसके बाद है गारवारे हाईटेक। गारवारे हाईटेक क्या करती है, मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था, जिनको नहीं पता, ये फिल्म्स बनाती है, पॉलिस्टर फिल्म्स हो गई। जैसे कार में आप जो ग्लास देखते हो वो पहले तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद उसमें एक फ़िल्म की कोटिंग लगती है जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है, डार्क ब्लू हो जाता है। इस तरीके के फिल्म्स बनाती है। दूसरा जिलेटिन बनाती है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। मुझे इसके मार्जिन्स बहुत पसंद है। कंपनी के मार्जिन्स आपको मैं बता दूँ, 47-48% की अगर इसके रॉ मटेरियल कॉस्ट है, तो 53% की उस पर मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस लगती है, टैक्सेस लगती है, चार्जेस लगते हैं, वो अलग। फिर भी इसके पास नेट में 25% हाथ में बचता है। मार्जिन बहुत तगड़े हैं, B2B कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। ज़्यादा क्वांटिटी मेरे पास नहीं है, और मैं इसको जितनी है उतनी होल्ड करूँगा। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। कंपनी लार्ज कैप में आ चुकी है, 2 लाख करोड़ के आसपास शायद मार्केट कैप है इसका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 1.5-2 लाख के करोड़ है इसका। एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाती है, बढ़िया कंपनी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलते हैं। वही इसका एक ड्रॉबैक है कि ये कंपनी ऑर्डर्स पे काम करती है, ऑर्डर नहीं मिलेगा तो सेल नहीं होगी। फ़िलहाल इसकी ऑर्डर बुक बहुत तगड़ी है, तो मैं फ़िलहाल तो होल्ड करूँगा। और आज भी आप देखिए मार्केट नीचे गया है, निफ्टी आज नीचे गया है, उसके बाद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अप है, कंपनी अच्छी है। इसके बाद हम दूसरी देखते हैं हेवल्स को। हेवल्स भी आपको पता ही है, उसके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह जो आप देखते हो, हेवल्स के पंखे या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बनाती है। तो लार्ज कैप में आ चुकी है कंपनी, लार्ज कैप लॉन्ग टर्म में अच्छी है। और ऐड नहीं करने वाला हूँ मैं सोच रहा हूँ इसको एग्ज़िट करके अगर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं इसको एग्ज़िट कर दूँगा। वैसे कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको एक कॉट है, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, तो अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है तो अच्छी चीज़ को छोड़ना बेटर ऑप्शन रहेगा। एक कॉट है, मैं आपको इसमें दिखा ही देता हूँ, एक सेकंड में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड टू गो फॉर द, ये देखिए ये कॉट है।
डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड, टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। ये बिल्कुल सही कॉट है। ये देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। मतलब अगर आपको इससे और बेटर कंपनी मिल रही है तो इसको एग्ज़िट करने में कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल ये भी अच्छी है, मैं इसे होल्ड करता हूँ। इसके बाद इंडियन होटल है। इंडियन होटल में मेरा पहले इंटरेस्ट था, अब मुझे लग रहा है कि इसको एग्ज़िट कर लें। इससे और बेटर कंपनीज़ मैंने निकाल के रखी है, और होटल लाइन्स वगैरह में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो कंपनी वैसे अच्छी है लेकिन मुझे और बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो मैं इसे एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है, ये इंडियन होटल क्लोज़ कर दिया। इसके बाद मेरे पास कुछ रेलवेज़ वगैरह की कंपनीज़ ली हुई है, जैसे कि इरेकॉन और JWL। एक मिनट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इरेकॉन है मेरे पास, JWL है, इसके बाद मेरे पास एक और कंपनी है RNVL। तो रेलवे की मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, 25-25, 50-50 हज़ार करके मैंने ऐसे कुछ 1-1.5 लाख रुपए के आसपास डिप्लॉयमेंट किया है। रेलवे में मुझे पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन अब मैंने किसी रीज़न से ले रखा था, मुझे उस टाइम पे अच्छी लग रही थी कंपनीज़ शॉर्ट टर्म के लिए, पर मैंने फिर उसे एग्ज़िट नहीं किया। और गवर्नमेंट का अभी बजट में कुछ रेलवे को अनाउंसमेंट दिया भी नहीं, तो वो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल। 1-1.5 लाख ही है मेरे पास, ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म रहने दूंगा। रेलवे वगैरह में एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि मेरा पैसा यहाँ पे स्टक हो चुका है, मैं ना तो इसे एग्ज़िट करने वाला हूँ ना इसमें ऐड ऑन करने वाला हूँ, तो मैं इसे होल्ड करूँगा। कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलेगा, ये कंपनियाँ चलेंगी तो फिर देखेंगे। 1-1.5 लाख रुपये मैंने स्टक करके रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो ग्रो करेगा वो मुझे पता है। तो इसके बाद फिर मुझे लग रहा है जियो फाइनेंस मुझे बेकार लगती है कंपनी। मैंने शॉर्ट टर्म में बस टाइम पास ऐसे ही लेके रख दिया था, पर वो टाइम पास मुझे महंगा पड़ गया, 17,000 रुपये चले गए। तो मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ जियो फाइनेंस को। मुझे बिल्कुल फाइनेंस वगैरह की कंपनी और बैंकिंग कंपनियाँ मुझे बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, पसंद नहीं आती है। अब ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ले रखी थी जब इसका IPO आया था, तो ठीक है इसको एग्ज़िट कर लिया। पैसा बहुत ज़्यादा तो स्टक नहीं कर सकते, रेलवे वगैरह में ठीक है, वहाँ पे काम तो चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स भी मैं होल्ड करूँगा, ऑल्दो अभी रिकवरी आ रही है इसमें थोड़ी बहुत पहले से तो, पर ठीक है। अब उसमें कुछ आपको न्यूज़ वगैरह आई थी कि कुछ अंदर इंटरनल फ्रॉड्स हो रहा है, वो प्रूव नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो इस सेंटिमेंटली कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी ज़्यादा टूट गया। कंपनी के मार्जिन बहुत अच्छे, 40% की ग्रोथ है कंपनी में ईयर ऑन ईयर। तो 40% की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ऑल्दो वैल्यूएशन भी उसी तरीके की मिली है, लेकिन टूटने के बाद अब फेयर वैल्यू हो चुकी है, तो इसको मैं होल्ड करूँगा। इसके बाद है केईया इंडस्ट्रीज़। केईया इंडस्ट्री भी सेंटिमेंटली टूटा है, क्योंकि बिरला और अदानी ने वायर्स एंड केबल में एंटर किया है। अब यार कोई किसी का नसीब तो नहीं ले जाएगा, तो ठीक है। केईया है और पॉलीकैब, और ये जो दो कंपनियां हैं इनका इतने सालों से जो प्रेजेंस है मार्केट में, ऐसा तो है नहीं कि ये दो नए प्लेयर आ गए तो इन लोगों का प्रेजेंस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। अब जब वो आएंगे, जब उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, अब उसको भी 4 साल है देखने के लिए। सेंटिमेंटली तो मार्केट तो इंस्टेंटली एक छींक भी मारो तो शेयर प्राइस टूट जाता है, पर मैं शॉर्ट टर्म वाला नहीं हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ चाहिए। तो केईया इंडस्ट्रीज़ को मैं होल्ड करूँगा। ये कब 2,900 से लेकर के कब 6,000 पहुँच जाएगा पता भी नहीं चलेगा, 2 महीने 4 महीने लगेंगे सिर्फ इसको, सिर्फ एक बार इसमें बाइंग आने दीजिए। कंपनी अच्छी है, बहुत बेस्ट है। इसके बाद है केपिट। केपिट IT की है, IT का मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, ज़्यादा पता नहीं रहता है, पर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। ज़्यादा नहीं है मेरे पास, 3 ही है, कोफॉर्ज, परसिस्टेंट और केपिट, ये 3 कंपनियां हैं, मैं तीनों को होल्ड करूंगा। तो ठीक है, केपिट को मैं हो सकता है बाद में थोड़ा कम कर लूँ, क्योंकि 80,000 की इसमें डिप्लॉयमेंट है। मैं काम करता हूँ, बाद में को छोड़िए, मैं अभी इसमें से 20 क्वान्टिटी सेल कर लेता हूँ। फ़िलहाल 15 कर लेते हैं, 20, एक मिनट, 20 ही कर लेते हैं, जो करना है अभी कर लेते हैं, बात की बात बाद में देखेंगे। तो ठीक है, केपिट को मैंने सेल कर दिया। इसके बाद है मज़गाँव। मज़गाँव बहुत बढ़िया कंपनी है, 15 साल का इसको ऑर्डर मिला हुआ है गवर्नमेंट का। GRSC की तरह मज़गाँव, दोनों बेस्ट है, दोनों होल्ड करूँगा मैं। इसके बाद है न्यूजेन, IT की कंपनी। मेरे पास एक और है, केपिट, कोफॉर्ज और परसिस्टेंट के अलावा मेरे पास न्यूजेन भी है। न्यूजेन थोड़ा डिफरेंट काम है इसका, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ITs वगैरह के काम थोड़े अलग रहते हैं, पर इनका कुछ AI वगैरह से रिलेट काम रहता है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो अच्छी कंपनी है, मैं इसे होल्ड करूँगा। इसके बाद परसिस्टेंट होल्ड करना है।
परसिस्टेंट होल्ड करेंगे। इसके बाद मेरे पास पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी अच्छी कंपनी है, मार्जिन अच्छे है इसके, अच्छा काम करती है, इसको मैं होल्ड करूँगा। इसके बाद पॉलीकैब सेंटिमेंटली गिर गया है लेकिन रिकवर कर लेगा, तो इसको भी मैं होल्ड करूँगा। कंपनी की मार्केट में अच्छा शेयर है। उसके कुछ अप्लाइंसेस भी होते हैं पॉलीकैब के, बहुत ज़्यादा उनका शेयर नहीं है लेकिन वायर्स एंड केबल्स में अच्छा काम है। इसके बाद है पावर इंडिया। पावर इंडिया थोड़ी हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क और बहुत हाई रिटर्न कंपनी है। लगभग इसमें 100% से ज़्यादा की ग्रोथ है, तो इसको मैं होल्ड करूँगा और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। इसके बाद RNVL है। RNVL भी रेलवे की होल्ड करूँगा। इसके बाद स्किपर है। स्किपर अभी मार्केट में अपना एक पाइप्स में, टैप और पाइप्स जो होते हैं उनमें अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ कर रहा है, तो देखते हैं अगर इसकी ग्रोथ में अगर दिखेगा तो मैं इसको और लंबे टाइम तक होल्ड करूँगा। फ़िलहाल मेरे पास 2.5% के आसपास का डिप्लॉयमेंट है, तो स्किपर को होल्ड करूँगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे सोलार इंडस्ट्रीज़ है। सोलार इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर में काम करती, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलते हैं और इसका इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, तो इसको भी मैं होल्ड करूँगा। इसके बाद है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा लार्ज कैप हो चुकी है, मुझे लगता है कि मेरे को सन फार्मा तो ऑलरेडी है ही, और टोरेंट फार्मा को होल्ड करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलने नहीं वाला है। इससे और बेटर कंपनियाँ मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि ये ग्रोथ पोर्टफोलियो है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट नहीं करना है इस पोर्टफोलियो को ग्रोथ में। इसको मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ। लार्ज कैप की मैंने कुछ रखी है बट मुझे बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट नहीं रखना है इस पोर्टफोलियो को, तो मैंने टोरेंट फार्मा एग्ज़िट कर दिया। ट्रेंड भी अच्छी है टाटा की, इसमें इसका भी मार्केट शेयर अभी बढ़ रहा है। इसमें बीच में कुछ न्यूज़ आई थी, चाइना की कोई कंपनी इंडिया में आ गई है, उनका उसके गुड्स वगैरह, तो उसका न्यूज़ बेसिस ट्रेंड को थोड़ा डेंट पड़ा है, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है। हाई रिस्क है, ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, कम क्वांटिटी में चलने दीजिए। ऑल्दो अभी मेरे यहाँ पे छोटा मोटा लॉस चल रहा है पर मैं इसको होल्ड करूँगा। वरुण बेवरेजेस लॉन्ग टर्म में अच्छी है, इसको होल्ड करेंगे। वरुण बेवरेजेस का भी मार्केट शेयर जो पेप्सीज वगैरह बनाती है वो उसमें अच्छा, वो एक तरीके से B2B कंपनी है ये। इसके बाद B2C कंपनी है ये, लेकिन जो इंडिया में एक तरीके से आप जैसे डोमिनोज का जुबिलिएंट फूड है, वैसे ही पेप्सी का वरुण बेवरेजेस है इंडिया में। और इसका मुझे मैनेजमेंट बहुत पसंद है, एक्सपांशन बहुत तगड़े तरीके से करती है, पूरे एशिया में इसके नेटवर्क्स बनने वाले हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो मैं इसको होल्ड करूँगा। इसके बाद है जेनटेक। जेनटेक की न्यूज़ आ गई, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये कंपनी ऑर्डर बुक पे काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी रोज़ की रोज़ सेल होती रहेंगी, कंपनी को ऑर्डर मिलता है, कंपनी माल बनाती है और माल देती है। तो फ़िलहाल इसमें कुछ ऑर्डर बुक काफ़ी इसका वीक था, 0.3% था इसका ईयरली सेल्स का, तो मैंने लेके तो रखा था, बट मैंने सोच के रखा था कि अगर इसको ऑर्डर नहीं मिला तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। ऑल्दो मुझे एक था कॉन्फिडेंस कि मिल तो जाएगा ही, तो आज इस कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। जेनटेक की मुझे अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ आई कि इसको लगभग 950 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है कंपनी को, और इस चक्कर में इसका स्टॉक प्राइस आज ऊपर भी गया है। ठीक है, तो इसको भी मैं होल्ड करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए जो सेल करना था वो सब तो हमने कर लिया। अब देखते हैं हमारे पोजीशंस क्या चल रहे हैं। पोजीशन में तो लॉस आ चुका है, 600 रुपये छोटा मोटा लॉस है। अब हम देखते हैं कि इसमें नया कुछ ऐड क्या कर सकते हैं। मैंने एक कंपनी निकाल के रखी है, नारायणा हृदयालय। इसको मैं ये भी बेसिकली हॉस्पिटल्स के बेड्स वगैरह प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल है एक तरीके का ये, और कंपनी अच्छा करती है, तो इसको मैं 50,000 का ले लेता हूँ। तो 30 क्वान्टिटी लगभग ये मेरे पास, एक सेकंड मैंने क्वांटिटी की जगह प्राइस क्यों चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं 30 क्वांटिटीज़, हमारे पास लगभग ये हो जाएंगी 50,000 की, तो इसको हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद गारवारे है मेरे पास। गारवारे की मेरे ख्याल से मेरे पास पोजीशन साइजिंग इंक्रीज़ करने के लिए मैंने उसे सॉर्ट किया था। मेरे पास 54,000 के हैं, 2 और ले लेते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं 2 ही ले लेते हैं, 4 8,000 के ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 क्वांटिटी हमने ऐड कर ली, तो ठीक है अब देखते हैं। क्यों मैंने तो मार्केट ऑर्डर रखा था, फिर क्यों नहीं बाय हुआ। अच्छा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है ये, ठीक है मार्केट ऑर्डर।
ये हमारा बाय हो चुका है गारवारे हाईटेक। अब हमारे पास कितना फंड्स है मैं एक बार देख लेता हूँ। अब हमारे पास 1,40,000 है। तो नया तो कुछ नहीं ऐड करने वाला हूँ, बाकी इन्हीं जो हमने लेके रखे हैं इनमें हम देखते हैं कि पोजीशन साइजिंग किस में हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम इन्वेस्टेड वैल्यू को देखते हैं सबसे पहले। जियो फाइनेंस, सीजी पावर, टोरेंट फार्मा, इंडियन होटल तो हमने एग्जिट कर ली। ट्रेंड मुझे लगता है कि हम एक क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी और ले भी सकते हैं। 35, 37, 47 एक ही क्वांटिटी लेते हैं। 5,000 का ना 2 ले लेते हैं, 45,000 के हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड भी आ चुका है। अब ट्रेंड के अलावा हम और क्या ले सकते हैं। इरेकॉन में मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। रेलवे कंपनी, डॉक्टर अग्रवाल जायको भी हम एक ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, ये पोजिशनाइजिंग इसमें कम है और कंपनी अच्छी है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है। केपिड में कोई ऐड नहीं करूँगा। आईटी की मेरे पास ऑलरेडी 3-4 है, अच्छी है कंपनी, इसको सेल भी नहीं करेंगे। सेल तो कर लिया हमने शायद। केपिड हमारे पास 80,000 का था, 30,000 के केपिड्स हमने बेच दिए। ठीक है, इसके बाद पावर इंडिया भी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। स्किपर भी फ़िलहाल ऐड नहीं करना है। वरुण बेवरेजेस को थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, 10,000 के आसपास और ऐड कर लेते हैं। 50,000 की होल्डिंग है। अगर हम इसमें 15 क्वांटिटी ले लेते हैं, 15 क्वांटिटी हम इसमें और फ्रेश होल्डिंग ऐड कर लेते हैं वरुण बेवरेजेस में। आरएनवीएल में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। जेनटेक की न्यूज़ अच्छी आई है, 2 क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वांटिटी, क्योंकि स्मॉल कैप है और ऑर्डर बुक पे काम करती है। मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो मैं 2 क्वांटिटी सिर्फ फंड्स है इसीलिए ले लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास जेनटेक के बाद हमारे पास और कौन सी कंपनी ले सकते हैं हम। हमारे पास फंड्स अभी लगभग 1,20,000 के आसपास पड़े हैं। मुझे लगता है केपिट को मैं फिर से 10,000 रुपये और ऐड कर ही लेता हूँ। तो ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, 10,000 की केपिट, मतलब इसमें मैं 8 क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 8 क्वांटिटीज़ मैंने केपिट की ले ली। हाँ ठीक है, और इसके बाद अब हमारे पास और कौन सी है लेने के लिए। पावर इंडिया, वीवीएल, आरएनवीएल, जेनटेक, न्यूजेन नहीं लेना है। जीआरएससी को हम ऐड कर लेते हैं। जीआरएससी बढ़िया कंपनी है, इसको हम 10,000 की क्वांटिटीज़ ऐड कर लेते हैं। 8 क्वांटिटीज़ 7 ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, ये 7 क्वांटिटीज़ हमने ले ली जीआरएससी की। 33 क्वांटिटीज़ ऑलरेडी है हमारे पास। अब हमारे पास 40 क्वांटिटी जीआरएससी की हो गई। तो ये देखिए, जीआरएससी हमने 33 क्वांटिटी के बाद 7 और ऐड कर ली। भारती एयरटेल ज़्यादा नीड नहीं लग रही है मुझे ऐड करने की टेलीकॉम कंपनीज़ में। गारवारे हाईटेक हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया। ब्लू स्टार में जितनी है उतनी ठीक है। केपिड भी हमारे पास अभी 60,000 के हो चुके हैं। उसके बाद इलंटास बैक में भी ऐड नहीं करूँगा मैं, मेरे पास ऑलरेडी 3% है। हेवल्स वगैरह में, हेवल्स भी नहीं ऐड करूँगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैं ऐड कर लेता हूँ, 63,000 के है ना, 2 और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लार्ज कैप है, सेफ़ है, कंपनी बढ़िया काम करती है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास मझगाँव है। मझगाँव में भी हम एक काम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी 66,000 की होल्डिंग है। इसको हम एक काम करते हैं, 5,000 के और ले लेते हैं। 2 क्वांटिटीज़ हम ले लेते हैं मैजडॉक के। इसके बाद केया इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा ऐड करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 67,000 की होल्डिंग है। डिक्सॉन में भी मेरे पास ऑलरेडी 70,000, 68,000 की होल्डिंग है। तो इन दोनों में तो मैं फ़िलहाल कुछ ऐड नहीं करने वाला। अपार इंडस्ट्रीज़ में भी मैं फ़िलहाल तो ऐड नहीं करूँगा, लेकिन इन केस अगर आगे इसका ग्रोथ अच्छा रहे तो फिर शायद मैं सोच सकता हूँ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑलरेडी 70,000 है, स्मॉल कैप है, रिस्क ज़्यादा ले लिया है मैंने मुझे लगता है एक कंपनी में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पर चलता है इतना 2.5%, 3-3.5% के आसपास डिप्लॉयमेंट है। सोलार इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी है, कोफॉर्ज है, इजाब है, परसिस्टेंट, पॉलीकैब, बजाज होल्डिंग, कल्याण ज्वेलर्स। फ़िलहाल मेरे पास ऑलरेडी है। अगर कोई मेरे पास कुछ 1 लाख के आसपास लिक्विड फंड होगा, 85,000, तो मैं कोई नया स्टॉक इसमें स्क्रीन आउट करके एक नया स्टॉक कल ले लूँगा, मंडे ले लूँगा। फ़िलहाल तो मेरे पास अभी है। अब इस पोर्टफोलियो को मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको हम देखते हैं इसमें और क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये पोर्टफोलियो बन चुका है कम्प्लीटली। सिर्फ एक स्टॉक मेरे को ऐड करना है, 1 या 2 स्टॉक, जो 85,000 मेरे पास लिक्विड पड़ा है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए और अगर आपको अपना पीएमएस अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं।
मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम का चैनल भी बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हो और आप मुझे डीएम भी कर सकते हो अगर आपको अपना पीएमएस का अकाउंट देना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है।